हेलो, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5वीं का 8वां चैप्टर। और ये हमारी ईवीएस की सीरीज़ है। 7 चैप्टर मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, ये 8वां चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जंतुओं की निराली दुनिया। इसमें अलग अलग जानवरों के बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। सबसे पहला है चमगादड़। चमगादड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है इसमें। चमगादड़ जो है वो उच्च तारत वाली आवाज़ें निकालता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ें निकालता है, जिससे कि वह अंधेरे में भी आराम से उड़ पाता है। और ये रात को क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि ये एक आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स होती है। और जब ये वो आवाज़ निकालते हैं तो सामने जब वो आवाज़ किसी और चीज़ से टकराकर वापस आती है तो इनको रास्ते का पता चलता है कि आगे कोई चीज़ है या नहीं है, तो जिससे कि ये अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं ध्वनि तरंगे और उनके प्रकार। सबसे पहला आता है इंफ्रासोनिक वेव्स, मतलब अपश्रव्य तरंगे। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, इसलिए हम उसको सुन नहीं सकते। हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम 20 हर्ट्ज से भी कम वाली तरंगे हैं उनको हम सुन पाएँ, उनकी आवृत्ति को सुन पाएँ। नेक्स्ट आता है सोनिक वेव्स, मतलब श्रव्य तरंगे। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन तरंगों को मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट आती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, मतलब प्राश्रव्य तरंगे। इनकी तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि मनुष्य की सुनने की क्षमता नहीं है। मनुष्य इनको सुन नहीं सकता, परंतु कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो इनको सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मच्छर। और चमगादड़ के बारे में एक विशेष बात ये है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो इन तरंगों को सुनने के साथ साथ उत्पन्न भी करता है। मक्खी और मच्छर की आंखें जो हैं वो विशेष प्रकार की होती हैं, वो सारी दिशाओं में देख सकते हैं। इनकी आंखें मानव जंतुओं की आंखों से भिन्न होती है। नेक्स्ट आता है मेंढक, जो है बारिश में अधिक दिखाई देते हैं तथा मच्छर सर्दियों में कम क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है? मेंढक गर्मियों और सर्दियों में नहीं दिखाई देता क्योंकि वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। अगर वो सर्दियों में सुषुप्त अवस्था में चला जाता है तो उसको हम ग्रीष्म सुषुप्त अवस्था कहते हैं, और जब वो सर्दियों में चला जाता है हम उसको कहते हैं शीत सुषुप्त अवस्था। अब इसका मतलब क्या होता है? वो ठंड से या गर्मी से बचने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोद लेता है 2 फुट तक का, और उसी में ही वो पड़ा रहता है। इवन वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। अब मेंढक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। फ्रॉग जो है वो उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है वो एम्फीबियन है, मतलब वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है, पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। जब वो पानी में रहता है तो वो गिल्स का यूज़ करता है सांस लेने के लिए, लेकिन जब वो ज़मीन पर रहता है तो वो लंग्स का यूज़ करता है सांस लेने के लिए। ये वर्टिब्रेट है, मतलब कि इनके पास अपनी स्पाइन, अपनी बैकबोन होती है। फ्रॉग का लाइफ स्पैन क्या है? पहले जो फ्रॉग है वो एग देता है, एग को पानी में ही देता है, ये भी याद रखना। तो सबसे पहला था एग, एग से टेडपोल, फिर फ्रॉगलेट, फिर यंग फ्रॉग एंड अडल्ट फ्रॉग। ये इसका पूरा लाइफ स्पैन है। ये मैंने आपको बता दिया है कि वो गिल्स एंड लंग्स दोनों का यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। अगला आता है मलेरिया। मलेरिया यह मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो जो मलेरिया होता है वो हमें किसकी वजह से होता है? एनाफ्लीज मच्छर काटने की वजह से होता है। डेंगू जो है वो एक डेन वायरस है, डेन वायरस के कारण होता है। एडीज नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है जिसमें पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान पाती है। जब चींटी काटती है तो वो एक विषैला पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है। इस विषैले पदार्थ के बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि वो कौन सा विषैला पदार्थ है जिससे हमें दर्द होता है। चींटियां झुंड में रहती है। ये मिट्टी में, वृक्षों के तनों पर, घर के अंदर सुरक्षित स्थानों पर अपना घर बनाते हैं। ठीक है। चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चींटियां चलते समय कौन से रासायनिक पदार्थ को छोड़ती है? उसका नाम है फिरोमोन। नेक्स्ट है, उसमें बता रखा है कि चींटियां किस तरीके से मिलजुल कर अपने घर के कार्य करती है, कितनी श्रेणियों में चींटियों का बंटवारा होता है, तो वो देख लेते हैं हम। चींटियों के काम करने के आधार पर ही उनका बंटवारा होता है। सबसे पहले आती है रानी चींटी, फिर दूसरी है श्रमिक एंड तीसरी है सैनिक चींटी। अब इनका कार्य देख लेते हैं क्या क्या होता है। अंडे देना जो है वो रानी चींटी का काम है। अंडों की देखभाल करना वो श्रमिक चींटी का काम है। और अंडों की रक्षा करना और घर की रक्षा करना ये सैनिक चींटी का काम है। तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़। चींटियों से बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। आटे के अंदर घी और चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाया जाता है।
इस तरह जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए हमें। कुछ जानवरों के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहला है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी माता कीड़े की गंध को बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट आता है, मच्छर शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सड़कों पर कुत्ते की भी जगह बटी होती है, ठीक है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनकी सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वह चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। तो ये कौन है? चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट है, दिन में जागने वाले जानवरों को कुछ रंग दिखाई देते होंगे, लेकिन सिर्फ जो रात में जागने वाले जानवर हैं उनको हर एक चीज़ सफ़ेद या काली ही नज़र आती है। अगला है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा पाठ 9, कहाँ कहाँ से पानी। तो देख लेते हैं। आज के समय में पानी प्राप्त करने के कई साधन हैं, जैसे नल, टंकी, हैंडपंप या ट्यूबवेल आदि। लेकिन पुराने समय में जो पानी प्राप्त करने के साधन होते थे, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि। राजा महाराजाओं ने जल को संग्रहित करने के लिए तालाब को आपस में नहरों द्वारा जोड़ा। एक एक करके सभी तालाब वर्षा जल से भरते थे। तो जितने भी जो तालाब थे उनको नहरों के द्वारा जोड़ा गया ताकि सभी तालाब जो हैं वो वर्षा के जल से भर जाएं। पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कपड़े से छानना या उबालना आदि। लंबे समय से कुएं, बावड़ियां राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए आकर्षक सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। बावड़ियाँ जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक, सामाजिक ज़रूरतों को भी पूरा करती है तथा प्राचीन कला को प्रदर्शित करती है। तो ये था बावड़ियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि रामदेवरा की परछ बावड़ी, जालोर की खिन्नी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, ओसिया, भिनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, निमराना आदि जगहों की बावड़ी बहुत पुरानी है। तो ये था इनकी कुछ बावड़ियों के बारे में। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी, इसमें झरोखे और बरामदे भी हैं। बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना है। कोटा में चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। यह विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं। सार्वजनिक जल स्रोत राष्ट्रीय धरोहर है, इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पाठ 10, जल ऊपर से नीचे की ओर। तो जल कहाँ से कहाँ तक बहता है? ऊपर से नीचे की ओर आता है। बरसात होने पर फसलों की सिंचाई अपने आप हो जाती है, लेकिन अगर बरसात ना हो या फिर कम हो तो आवश्यकता अनुसार फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है। इसे सिंचाई करना कहते हैं। खेतों में नलकूप पर मोटर, पाइप तथा फव्वारे के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। तो ये बता रखा है कि किस किस तरीके से सिंचाई की जाती है, नलकूप पर, मोटर पाइप से और फव्वारे के द्वारा। चावल, गन्ना, धान ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन मटर, चना, प्याज, ककड़ी इनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। तो हमारा जो मेन जो मोटिव है वो क्या है? जल ही जीवन है। हमें जल को संरक्षित करना चाहिए, बिना पानी के जीवन नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।